लोग स्टार्ट करते हैं आज एक्सपेंडिचर। हमने लास्ट क्लास में कोशिश करी थी शुरू करने की, लेकिन हमने फिर कुछ मज़े में लग गए थे हम लोग, कुछ वैसे ही टाइम पास करके फिर हमने छुट्टी कर दी थी। ठीक है, चलो आए तो कौन कौन आया था? सिर्फ केशु थे, आप नहीं आए थे। हाँ, उस दिन ऑलमोस्ट बच्चे छुट्टी में थे, हम 4 बच्चे थे, तो हम लोगों ने कहा चलो ठीक है, हम 4 भी क्या ही पड़ेंगे, कुछ देर थोड़ी मज़े करें, फालतू की बातें करी और फिर छुट्टी। चलो, तो बेसिकली एकदम फ्रेश स्टार्ट कराता हूँ कि सर हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा, हमने 2 मेथड पढ़े। 2 मेथड कौन से पढ़े, मैं एक बार पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ। कुछ याद है? एक ही क्लास छुट्टी करी थी ना, बस यही वाली है ना, कोई दिक्कत नहीं, उसमें मैंने कुछ कराया नहीं। ठीक है, देख लेता हूँ मैं भी कि जब बच्चे ज़्यादा छुट्टी में होते तो उस दिन मैं अपना भी काम बचा लेता हूँ। देखना, हाँ वही लास्ट क्लास हुई थी, उसके बाद फिर हमने उससे अगली क्लास में कुछ खास करा नहीं। ठीक है, तो हमने कहा वैल्यू एडेड मेथड के अंदर अगर हम लोग बात करें तो वैल्यू एडेड मेथड के अंदर क्या निकल के आता था? जीडीपी एमपी। सर इनकम मेथड जब हम लोगों ने सीखा, इनकम मेथड के अंदर क्या निकल के आता था सर? एनडीपीएफसी, जिसको हम डोमेस्टिक इनकम बोलते थे कहीं ना कहीं। सही याद है क्या आप लोगों को? हाँ सर। अब इसके आगे फिर पता क्या है, अब वैल्यू एडेड मेथड के साथ एक और मेथड जुड़ गया, एक्सपेंडिचर मेथड। और ये दोनों ना एक जैसे, दीज बोथ आर सेम, ये दोनों में कुछ विभिन्नता है ही नहीं, पहले आपको ये समझना पड़ेगा। यानी कि आप चाहे अपने देश का वैल्यू ऐड निकालो, चाहे आप अपने देश का खर्चा पकड़ो, दोनों सेम है। सर क्या बात कर रहे हो, ऐसे कैसे? एक बात बताना, मैं हूँ सप्लायर, मैं क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको? सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। लेट्स सपोज मेरी, या चलो मेरे को छोड़ता है, मेरे को नहीं लेना चाहिए, ठीक है, मैं एक सप्लायर हूँ, चलो मैं ही हूँ, लेकिन मैं बुक्स का सप्लायर हूँ, बुक्स बेचता हूँ। ठीक है, मैं बुक लिखता हूँ और मैं बुक बना के और मैं बेचता हूँ, और मेरी बुक की कॉस्ट है, मान के चलो 800 रुपीज़ की मैंने कॉस्ट रखी बुक की। ठीक है, तो सर मैं उस 800 को क्या बोलूँगा? मेरा वैल्यू ऐड बोलूँगा। तो इज इट माई वैल्यू ऐड? क्योंकि मैंने 0 रुपये लगाए होंगे, अपनी नॉलेज लगाई, सब लगाया, सारा कुछ मैंने वैल्यू ऐड करा, और मेरी बुक की वैल्यू ऐड कितनी आ गई? 800 की आ गई। आप कितने की खरीदोगे? 800। मैं मान के चलता मेरे पे जीएसटी नहीं लगता। ठीक है, तो मैंने कहा 800 की बुक मैंने आपको बेची कितने की? 800 की। अच्छा सर, इस 800 में आपने क्या क्या कवर करा होगा? जितनी मेहनत करी, जितनी मेहनत मैंने लिखने में करी होगी, जितनी मेहनत उसको बनाने में, जितनी पब्लिकेशन चार्जेस लगे, सब लगा के 800 रुपीज़ मेरी कॉस्ट निकल के आई। मतलब वही LLCE की सारी कॉस्ट जुड़ गई, है ना सर। इसके बाद मैंने कहा अब अगर हम ये बात बोल रहे हैं कि वैल्यू ऐड और एक्सपेंडिचर मेथड सेम है, तो क्या ये गलत बात बोल रहे हैं? आपकी तरफ से वो क्या था? एक्सपेंडिचर था, मेरी तरफ से वो क्या था? मेरा वैल्यू ऐड था। इसलिए इन दोनों मेथड में कोई विभिन्नता है ही नहीं, इसलिए इनका रिजल्ट भी क्या निकल के आता है? सेम। और एक और बात सीखी थी, वैल्यू एडेड का मतलब हमने जाना था क्या होता था? जीडीपी एमपी। एक बार जीडीपी एमपी का मतलब बोलो जरा। ग्रॉस, ना ऐसे नहीं बोलना, ग्रॉस मार्केट प्राइस। ठीक है, या मार्केट प्राइस बोल सकते हो, ग्रॉस मार्केट वैल्यू भी बोल सकते हो। ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अवर इकोनॉमी। कंट्री बोल दो, इकोनॉमी बोल दो, ठीक है। तो मतलब कि ऐसे गुड्स जो जिनकी मार्केट वैल्यू जब वो प्रोड्यूस हुए विद इन द, कहाँ पर? विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, हमें वो निकालना है। अब एक बात सोचो, जो गुड्स प्रोड्यूस है उनकी मार्केट वैल्यू, तो जब कोई बंदा खरीदेगा उसको किस पर खरीदेगा? मार्केट वैल्यू पे ही खरीदेगा। तो इसीलिए इन दोनों मेथड में कोई चेंजेस नहीं है। अब हमने इसके बाद ये समझना है कि सर अगर खर्चा हो रहा है, मतलब कोई खरीद रहा है, तो हमारी इकोनॉमी में कौन कौन खरीदता है? 4 सेक्टर्स हैं हमारी इकोनॉमी के अंदर, वो आप लोगों ने, मैंने आपको 2 सेक्टर तो पढ़ा रखे हैं, फर्म्स और हाउस होल्ड। क्या हाउस होल्ड कुछ खरीदते हैं? हाँ सर, हाउस होल्ड तो सारा कंजम्पशन ही करते हैं, वो तो गुड्स एंड सर्विसेज सारे ही बाय करते हैं। क्या फर्म्स कुछ खरीदती होंगी? सर फर्म्स तो प्रोड्यूस करती हैं, बट सर फर्म खरीदती भी हैं, जो वो इन्वेस्टमेंट्स करती हैं, क्या उसके अंदर वो कुछ नहीं खरीदती क्या? हाँ सर, वो खरीदती है, बिल्कुल खरीदती है। तो यानी कि हाउस होल्ड के खर्चे का नाम तो कहीं ना कहीं कंजम्पशन हो गया उनका, हम उसका एक प्रॉपर नेम जानेंगे। बट मैं आप सिंपल 2 सेक्टर होते हैं हमारी इकोनॉमी के अंदर, कितने? 2 सिंपल इकोनॉमी के अंदर। वैसे तो 4 के भी 5 होते हैं, है ना। विद फाइनेंशियल, उसको अलग से सेक्टर नहीं कंसीडर करते, उसको विद फाइनेंशियल मार्केट और विदाउट फाइनेंशियल मार्केट बस ऐसे कंसीडर करके चलते हैं। कुछ है क्या? अच्छा, इतना खतरनाक रिएक्शन दिया, मैंने कहा एक बार देख लूँ क्या है। हाँ, वो एक दिन आया था ना उड़ता हुआ, ठीक है। एक्चुअली वो ये कुछ लोग वो चले गए हैं ना, गाँव गए हुए, तो वो एक तो मेरा बंदा था वो चला गया, और सफाई करने वाला कोई मिल नहीं रहा, मैं परेशान। अब मैं खुद भी झाड़ू, मेरे से तो लगता है नहीं, देखो बड़ी मुश्किल होती है मेरे को, ठीक है। बट हाँ, ट्राई करूँगा, मुझे पता, लेकिन सफाई हो नहीं पाएगी, और मैं थोड़ी देर में फिर मेरा एग्जाम भी है, तो टाइम लगा रहूँगा, ठीक है। तो
ढूंढ रहा हूँ, अभी एक बंदा बुला रखा है, अगर वो आ जाएगा तो उससे अभी करवा दूंगा सफाई। चल, तो एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो हमारी इकोनॉमी में कितने सेक्टर? दो, हाउस होल्ड और फर्म। अभी ऐसा मान के चलता है विद इन 2 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। तो अगर हाउस होल्ड और फर्म खर्चा करते हैं तो हाउस होल्ड के खर्चे को हम क्या बोलेंगे? वो जो उनका नॉर्मल कंजम्पशन है, लेकिन उसका एक फॉर्मल नेम है, फॉर्मल नेम है। जैसे वही होता है ना, एक हमारा घर का नाम क्या है, वही चिंटू मिंटू सोनू मोनू जो भी है, ठीक है। बट जो बाहर का नाम क्या होता है? एक प्रोफेशनल नेम होता है। तो ऐसे ही चिंटू मिंटू सोनू मोनू को हम हाउस होल्ड बोलते हैं, और उसका एक फॉर्मल नेम पता है क्या होता है? इसको आप शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हो, PFCE, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सर एक बात बताओ, यहाँ पर एक बात आपने कुछ खतरनाक सी लिखी है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लिखा है आपने। सर फाइनल बोले तो आपको याद है हम लोगों ने 2 तरीके के गुड्स पढ़े थे, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएटरी गुड्स। तो ऐसा खर्चा जो कि किसने करा है? हाउस होल्ड ने करा है। किसके ऊपर करा है सर? फाइनल गुड्स के ऊपर करा है। सर इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर करा तो सर पहली बात तो हाउस होल्ड इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर खर्चा करता ही नहीं होगा, बट इन केस अगर वो कर भी रहा है तो फिर भी हमें वो यहाँ पर इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स तो वैसे भी आउट ऑफ द स्कोप ऑफ नेशनल इनकम है। डन होती है बात यहाँ तक? तो हम बोलेंगे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये किसका खर्चा हुआ सर? हाउस होल्ड का खर्चा हुआ। समझ में आया? दूसरा सेक्टर कौन सा होता है सर? फर्म का। मैं इस पर थोड़ी देर में आऊँगा, मैं इस पर भी थोड़ी देर में आऊँगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा टेक्निकल यही है इसके अंदर। बट आप अगर नॉर्मल लैंग्वेज में अभी एक इसका एक और चिंटू मिंटू वाला नेम दिखना चाहो ना, तो पता क्या है इसको हम बोल सकते हैं, क्या हो गया पुत्र जी, लेट हो गए? सो गए थे? सॉरी। चल, इतना तो आपने पढ़ा ही था, हम लोगों ने थोड़ा बहुत बात करी है ना, ये वाली चीज़ें चलो रिलेट करा देते हैं। अब सुनना, मैंने कहा अगर कोई हाउस होल्ड है तो उसके खर्चे को हम क्या बोलेंगे? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलेंगे। लेकिन अगर कोई फर्म खर्चा कर रही है, आप उसका एक और चिंटू मिंटू वाला नेम याद रख लो कि फर्म बेसिकली पता है खर्चा कहाँ पे करती है? इन्वेस्टमेंट में। अदरवाइज फर्म का सारा खर्चा किसमें होता है पता है? इंटरमीडिएट गुड्स में होता है, तो उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन फर्म के जो इन्वेस्टमेंट वाले खर्चे हैं हम देखते हैं उसको वो किसमें इंक्लूड करके रखती है, देख लेंगे उसको, आराम से समझेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं सर। मैंने कहा और एक तीसरा सेक्टर होता है, एक थर्ड पिलर है हमारा, कौन सा? गवर्नमेंट है सर, गवर्नमेंट, ठीक है। सर गवर्नमेंट क्या करती है, जल्दी बताओ मेरे को। गवर्नमेंट खर्चा करती होगी क्या गवर्नमेंट के कुछ खुद के खर्चे हैं? आप मुझे एग्जांपल दो जरा खर्चों के। ब्रिजेस बनवाना, रोड्स एंड कंस्ट्रक्शन बनवाना, मिलिट्री को मेंटेन करना। सर ये जो पार्लियामेंट चलती है ये ऐसी चलती है कि वहाँ पे समोसे बढ़ते हैं, चाय आती है, और वैसे भी समोसे चाय तो छोड़ दो, उनके समोसे चाय तो वैसे भी बहुत महंगे महंगे हैं। तो ये खर्चा कहाँ से होता होगा? ये कौन करता होगा सर? गवर्नमेंट करती होगी। वैसे हमारी जेब से, हमारे पैसों से ही होता है, लेकिन करती तो वही है, ठीक है। चल, तो गवर्नमेंट के खर्चे को पता है हम क्या बोलेंगे? जैसे हाउस होल्ड के खर्चे को हमने बोला था प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ऐसे ही गवर्नमेंट के खर्चे को भी हम क्या बोल देंगे? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर गवर्नमेंट कोई इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रही है तो क्या वो इंक्लूड होगा क्या यहाँ पर इंटरमीडिएट गुड्स पर? नहीं सर, वो नहीं होगा। ओनली इंक्लूड फाइनल कंजम्पशन, ठीक है। फाइनल कंजम्पशन जो कि डायरेक्टली कंज्यूम हो रहा है, वो आरपी वाले रीसेल के लिए या फिर फर्दर प्रोड्यूस के लिए, ठीक है। ऐसे याद रखोगे आप लोग बस। तो मैंने कहा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, अगर गवर्नमेंट का जो फॉर्मल नेम है एक तरीके से, बस इतनी सी बात, ठीक है। सर क्या हमें इसके अंदर का कोई कंटेंट याद करना है? ना बेटा, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, तभी मैं इनको पहले निपटवा रहा हूँ। जिनको ऐसे ही नाम से याद रखना है, ऐसे ही लिखे हुए मिलेंगे क्वेश्चन के अंदर। डन होती है बात? आगे आते हैं आगे। सर ये क्या फॉरेन सेक्टर भी हमारे यहाँ पर आके खर्चा करता होगा क्या? सर फॉरेन सेक्टर भी यहाँ से कुछ ना कुछ खर्चा करता है, यानी कि यहाँ से कुछ ना कुछ बाइंग करता है। क्या करता है फॉरेन सेक्टर? यहाँ पे क्या करता है? खर्चा करता है। और खर्चा करने का मतलब क्या हो गया? फॉरेन सेक्टर भी हमसे कुछ बाय कर रहा है, मतलब बाय कर रहा है, कुछ ना कुछ खरीद रहा है। और जब फॉरेन सेक्टर हमसे कुछ खरीदेगा हम उसको क्या बोलेंगे? एक्सपोर्ट बोलेंगे ना हम लोग। जैसे मान के चलो ये हमारी इकोनॉमी है, ये इंडिया है, इंडिया से इंडिया का एक सप्लायर है जो कि क्या कर रहा है सर, और ये एक फॉरेन पर्सन है, ये फॉरेन पर्सन है, इसने क्या करा? यहां से कुछ बाय करा। इस बाय के मतलब है ये सप्लायर क्या कर रहा है? व्हाट इज दिस सप्लायर डूइंग? सर दिस सप्लायर इज मेकिंग एक्सपोर्ट ऑफ सप्लाईज, है ना, एक्सपोर्ट कर रहा है। क्या कर रहा है मित्रों? एक्सपोर्ट कर रहा है। आती है बात समझ में? आती है? इजी है, चलो बहुत बढ़िया।
तो अब यानी कि सर लेकिन अब फॉरेन सेक्टर के खर्चे को भी हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे क्या? हाँ सर इंक्लूड करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है। यहाँ पर क्या है कि जो खर्चा बाहर वाले ने करा वो तो हो गया एक्सपोर्ट, बट ऐसा भी तो करता होगा बाहर वाला यहाँ पर भी कुछ बेचता होगा, और जिसको हम बोलेंगे इंपोर्ट। तो आप क्या करो, यहाँ पे नेट फिगर लोगे आप। यहाँ पर कौन सी फिगर लोगे? नेट फिगर, यानी कि आपको यहाँ पर नेट एक्सपोर्ट यूज करना है, जिसको हम बोलेंगे एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक सेकंड देना, ये हाँ फॉरेन सेक्टर, ये इंटरनेशनल सेक्टर बोल सकते हो, फॉरेन सेक्टर ये अलग सेक्टर है, ठीक है, फोर्थ सेक्टर कहलाता है। हाँ उसका नाम ये रहा, जो मैं ब्लैक से लिखता जा रहा हूँ वो सारे नाम हैं, उनके खर्चों के नाम है एक्चुअली, ठीक है। चलो तो फॉरेन सेक्टर के खर्चे का नाम क्या निकल के आता है सर? नेट एक्सपोर्ट। और साथ में अगर आप बोलना चाहो तो क्या बोल सकते हो सर? इसको एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। आओ सर कुछ छोटे मोटे से प्रैक्टिकल करके देखते हैं इसके ऊपर। एक मैं आपसे बात पूछता हूँ सर, एक बंदा एक्सपोर्ट कर रहा है हमारी इकोनॉमी में 10 करोड़ का, और हमने इंपोर्ट करा 2 करोड़ का, तो मुझे आप नेट फिगर की वैल्यू बता सकते हो क्या? सर एक्सपोर्ट करा गया है 10 करोड़ का और इंपोर्ट करा गया है 2 करोड़ का, तो नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 करोड़। बहुत बढ़िया, यहाँ पे 8 करोड़ आपकी वो वैल्यू आ गई। सर दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, एक्सपोर्ट करा गया है 0 करोड़ का, एक्सपोर्ट करा ही नहीं है, और साथ में इंपोर्ट करा गया है 2 करोड़ का, तो क्या आप मुझे नेट एक्सपोर्ट की वैल्यू बता सकते हो कितना हुआ? सर नेगेटिव आ जाएगा, तो -2 करोड़ वैल्यू आपको यूज करनी पड़ेगी, आप वहां पर यही पुट करके आओगे। सर दूसरा लेके देखते हैं, मैंने बोला यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट तो आपका 0 है, लेकिन इंपोर्ट आपने -2 करोड़ का करा है, तो पॉजिटिव हो जाएगा। और बेसिकली कहीं ना कहीं माइनस नेगेटिव इंपोर्ट का मतलब क्या होगा? अबे नेगेटिव इंपोर्ट जैसी कौन सी चीज होती है? एक्चुअली हमने कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट ही करा है, वो आप हमारे पास आया नहीं है, हमने कहीं ना कहीं भेजा गया है, बस वो आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे दे सकता है, ठीक है। तो ये 2 करोड़ आपका क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। कोई डाउट इसके अंदर? प्लीज ध्यान रखना, यहाँ पे ये कंफ्यूजन आपसे क्रिएट करवा सकता है, ठीक है। चलो डन। सर इसके आगे बढ़ते हैं। सर मैंने कहा हाउस होल्ड हो गया, गवर्नमेंट हो गया, फॉरेन सेक्टर हो गया, अब आते हैं फर्म्स के खर्चे पे। मैं फर्म के खर्चे को ना यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा, मैं अलग से पढ़ाऊंगा, फिर वहां जाके हम उसको कंक्लूड करके लिखेंगे। आप लोगों का दिमाग का टेंशन फुल हाई होना चाहिए। मेरी दाढ़ी के बाल थोड़े बड़े हो गए तो वो मेरे मुंह में चले जाते हैं चलो देखना सर, समझते हैं। सर फर्म कुछ खर्चा करती है? हाँ सर फर्म खर्चा करती है, ये रही फर्म। हम फर्म का खर्चा देखने वाले हैं, खर्चा। तो सर फर्म क्या खर्चा करती होगी? सर फर्म का खर्चा, लेकिन हमें कौन सा वाला देखना है आप बताओ मेरे को? पहली बात तो सर फाइनल वाला, इंटरमीडिएट वाला नहीं लेना। कौन सा लेना है हमें? फाइनल वाला लेना है, इंटरमीडिएट वाला नहीं लेना। अब समझना प्लीज प्लीज प्लीज, ठीक है। हमें खर्चा कौन सा लेना होता है? हमेशा हमेशा फाइनल एक्सपेंडिचर। और आपको याद होगा फाइनल एक्सपेंडिचर दो ही तरीके के होते थे, या तो आपने CI बोलता था, मैं CI कंजम्पशन या फिर इन्वेस्टमेंट। सर फर्म का कंजम्पशन करने जैसी तो कोई चीज होती नहीं, फर्म की कंजम्पशन करने जैसी चीज तो कोई होती नहीं है। सारी चीज जो होती है वो इन्वेस्टमेंट वाली होती है। तो क्या इन्वेस्टमेंट वाली चीज यहाँ पर आएगी? हाँ सर आएगी। अब इन्वेस्टमेंट आप कैसे कैसे कर सकते हो? अब एक चीज और बताता हूँ आपको, अगर याद हो, मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा जाके। अगर आपको याद हो, मैंने यहाँ पे एक चीज दिखवाई थी, ऐसे कुछ इंक्लूड एक्स्ट्रा होता है, कुछ एक्स्ट्रा इंक्लूड करा जाता है फाइनल गुड्स के अंदर। क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड करा जाता है, आपको याद है क्या? क्लोजिंग स्टॉक, या फिर ऐसा बोल सकते हैं स्टॉक विच इज अनसोल्ड। ऐसा स्टॉक जो अभी अनसोल्ड रह गया है आउट ऑफ द गुड्स, या ऐसा बोलूंगा, एक मिनट सर, स्टॉक विच इज अनसोल्ड रिलेटेड टू द करंट ईयर। सिर्फ करंट ईयर वाले स्टॉक से मतलब है, ध्यान रखना। आपको याद होगा हम लोगों ने जब वैल्यू एडेड मेथड पढ़ा था, उसके अंदर चेंज इन स्टॉक ऐड करा था। चेंज इन स्टॉक कैसे ऐड करा था? C क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करा था, कि क्लोजिंग में इतना था, ओपनिंग में इतना था। इस साल का अनसोल्ड स्टॉक निकाल लिया था हम लोगों ने कि इस साल कितना नहीं बिका। एक्जैक्टली हमें वही यहाँ पर निकाल के ऐड करना पड़ेगा ऐसे ही।
अब समझना प्लीज प्लीज प्लीज, सारा आपका जो ये वाला हेड है ना ये खत्म हो चुका है। एक बार दोबारा रिलेट कराता हूँ मैं कैसे। सर खर्चा किसका? फर्म का। फर्म का खर्चा कौन से वाला? फाइनल वाला। अब फाइनल एक्सपेंडिचर में कंजम्पशन तो फर्म से रिलेटेड हो ही नहीं सकता, तो इसको तो भूल जाओ। अब फर्म करेगी इन्वेस्टमेंट। आप लोग मुझे बताओ फर्म इन्वेस्टमेंट किसके अंदर करती होगी? फर्म इन्वेस्टमेंट करती है इनके प्लांट एंड मशीनरीज के अंदर। हम लोगों ने पीपीई पढ़ा है, अगर आप लोगों को याद हो, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, इक्विपमेंट्स के अंदर, है ना। यानी कि सारे टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के अंदर वो इन्वेस्टमेंट करती है। तो जितने भी, और उसको हम क्या बोला करते थे? फिक्स्ड एसेट्स बोलते थे। यानी कि फर्म जो है वो इन्वेस्टमेंट दो जगह करती है। आप प्लीज ध्यान से सुनना, फर्म जो इन्वेस्टमेंट है, फर्म की इन्वेस्टमेंट जो है वो दो जगह होती है। एक तो होती है सर उनके फिक्स्ड एसेट्स के अंदर, और साथ में होती है उनकी इन्वेंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट। और कौन सी वाली इन्वेंट्री हम लेंगे? सिर्फ अनसोल्ड वाली। तो जिसको हम नहीं क्लोजिंग स्टॉक नहीं बोलेंगे, हम उसको अनसोल्ड वाली कौन सी बोलेंगे? क्लोजिंग में से ओपनिंग हटा दो। मान के चलो मेरे पास, समझना हम क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करते क्यों है। मान के चलो मेरे पास क्लोजिंग में बचे हैं 20 करोड़ का स्टॉक बचा है मेरे पास। कितने करोड़ का स्टॉक बचा है? 20 करोड़ का। लेकिन मेरे पास ओपनिंग में भी कुछ स्टॉक पड़ा था 5 करोड़ का। यानी कि इसका मीनिंग पता है क्या है? प्लीज समझना, आराम से प्लीज समझना। क्लोजिंग स्टॉक जो 20 करोड़ का पड़ा है, इसके अंदर 5 करोड़ का कौन से साल से रिलेट करता होगा? इस साल से या प्रीवियस ईयर से? पिछले साल से। तो वो हमें रिलेट करके चलना है इस बारी? नहीं करके चलना, क्योंकि मैंने ऊपर क्या लिखा था कि स्टॉक फाइनल के अंदर कौन सा इंक्लूड होता है? स्टॉक विच इज अनसोल्ड रिलेटेड टू दी करंट ईयर। प्लीज 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 मार्क करना, आपको चीजें याद होंगी, आपको समझ में आएंगी एग्जैक्ट। ठीक है, तो ऐसी चीजें जो सिर्फ कहां से रिलेट करती हैं? करंट ईयर से, हमें सिर्फ वही लेके चलनी है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि क्लोजिंग में से ओपनिंग को माइनस करके चलते हैं। अगर ये वाली कंडीशन ना होती तो हम पूरा क्लोजिंग स्टॉक उठा सकते थे यहाँ पर कि हमारी इन्वेंट्री में इन्वेस्टमेंट कितनी बड़ी है? सर क्लोजिंग स्टॉक के बराबर पड़ी है। लेकिन हम ऐसा मान के चलेंगे कि ओपनिंग वाला पिछले साल से रिलेटेड है, तो हम उसको यहाँ पर वो करके चलेंगे। यहाँ पे अभी एडजस्टमेंट्स आती नहीं है, इवन एडजस्टमेंट आ सकती हैं। ऐसा बोल दिया जाए कि पिछले साल का ओपनिंग हमारा पता कितने का था? समझना, पिछले साल का ओपनिंग था 5 करोड़ का, इसमें से 2 करोड़ का इस साल में बिक गया, 3 करोड़ ही बाकी है। तो 20 करोड़ में से कितना हटाएंगे? 5 करोड़ है, सिर्फ 3 करोड़, सिर्फ 3 करोड़, क्योंकि पिछले साल से रिलेटेड कितना है? सिर्फ 3 करोड़ इस साल में बेचा। तो जो बिक गया वो तो खत्म हो गया ना। कौन सा? जो 2 करोड़ होगा जो बेच दिया, हाँ वो एडेड होगा ना। नहीं नहीं 2 करोड़ जो बेच दिया वो क्यों क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा होगा? जो चला गया वो उसको स्टॉक बचा, वो अनसोल्ड थोड़ी है, वो तो बिक गया ना। है ना। जो अनसोल्ड है पहली बात तो वो आता है क्लोजिंग के अंदर। अब क्लोजिंग के अंदर लेकिन इस साल का भी स्टॉक होगा और पिछले साल का भी स्टॉक होगा, लेकिन आपको पिछले साल का स्टॉक रखना है या हटा देना है? हटा देना है। इसलिए हम क्या करते हैं? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके चलते हैं। इजी है क्या? समझ में आया? चलो अब समझना बैक रिलेट करते हैं। फर्म का खर्चा देख रहे थे हम लोग। फर्म का खर्चा कौन से वाला देखना है सर? फाइनल वाला देखना है। और फाइनल वाले में फर्म कंजम्पशन नहीं करती है मेरे भाई, वो क्या करती है? सिर्फ इन्वेस्टमेंट करती है। और इन्वेस्टमेंट वो दो जगह कर सकती है, एक अपने फिक्स्ड एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकती है और दूसरा अपनी इन्वेंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकती है। और उसकी इन्वेंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट भी हमें कौन सी वाली लेनी है सर? सिर्फ करंट ईयर वाली लेनी है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? फॉर्मूला निकालते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। आता है क्या? समझ में आता है सर? फिर ये फिक्स्ड एसेट वाली इन्वेस्टमेंट जो है, क्या वो हमारे को एकदम स्पष्ट शब्दों में लिख के देता है या इसका भी कोई नाम है? सर इसका भी एक वो कहते हैं ना वो वाला, ये है सोनू मोनू टोनू वाला नाम, एक असली वाला नाम भी है इसका। और वो क्या है? आ जाओ वो भी देख लेते हैं। सर फिक्स्ड एसेट का एक फॉर्मल नेम होता है जिसको हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। मैं आपको इसका मीनिंग समझाता हूँ थोड़ा, देखना। आपको इसके लिटरल मीनिंग पे चले जाओ, आपको समझ में आ जाएगा। सर पहली बात ग्रॉस वैल्यू लेनी है। कौन सी वैल्यू लेनी है? ग्रॉस डोमेस्टिक। ग्रॉस वाली वैल्यू का लेने का मतलब है यहाँ पे डेप्रिसिएशन माइनस हो रखा है, नहीं हो रखा है? कौन सा है भाई? ग्रॉस है, ग्रॉस है पुत्र जी, ग्रॉस। ग्रॉस में डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हो रखा होता।
एडेड रहता है नेट वैल्यू के अंदर, ग्रॉस से नेट पर आते हैं तभी तो डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। तो ग्रॉस वैल्यू बिफोर अलाउइंग द डेप्रिसिएशन, हम लोगों ने पढ़ा था इस चीज को, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कैसी होती है, बिफोर अलाउइंग द डेप्रिसिएशन होती है, यानी कि इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हो रखा। इतनी बात आप लोग समझोगे। तो ग्रॉस का मतलब तो ये हो गया, ये आवाज अच्छा चलो, तो ग्रॉस का मतलब क्या हो गया, बिफोर अलाउइंग दी डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन लगाने से पहले वाली वैल्यू है। डोमेस्टिक का मतलब इतना कोई खास रिलेट होता नहीं है, बट अगर आप डोमेस्टिक का मतलब समझोगे तो उसका मतलब ये होता है कि सर वो अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही लगे हुए हैं, सिर्फ उसकी बात करनी है। पीछे काम चल रहा है शायद, आई थिंक उसकी आवाज आ रही है। हाँ कोई बात नहीं, देख लेना, कोई पता चले कोई भयानक सा कीड़ा वीड़ा निकल के आ जाए। चलो अब तो वैसे आएगा नहीं, तो वैसे आने के चांसेस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि पीछे बन रहा है ना, तो वो बनता है तो जब भी वो इधर उधर वो सारा हटता है तो बेचारों का घर वर उजड़ जाता है, तो फिर वो इसलिए वो दे फाइंड अ न्यू प्लेस, है ना। तो उन्हें करियर पॉइंट क्लासेस में शरण मिल जाएगी। पहले मैंने चूहे पाल रखे थे पता है, ऊपर वाली क्लास में बेचारों को फिर मैंने निकाला, मैंने कहा भाई बहुत हो गया तुम्हारा, क्योंकि वो पर्दे पर्दे पर चढ़ते थे, ऊपर खेलते थे पूरे, दे आर प्लेइंग, ठीक है। तो मैंने कहा भाई मूषक जी, वैसे मैंने निकाला नहीं, अपने आप चले गए वो। हाँ एक्चुअली उन्होंने पीछे से पर्दे भी काट दिए पूरे, और ये मैंने पर्दे भी ऐसे वाले नहीं मंगा रहे, बहुत अच्छे वाले मंगा रहे, वो लगते वैसे हैं, मतलब वो जो ब्लैक आउट वाले कर्टन्स होते हैं वही मंगवा रखे हैं, तो पीछे से पूरे एकदम मस्त, तो उनका ब्लैक आउट पूरा सीजर का काम कर रखा है उन्होंने पूरा। चलो अच्छा सुनना, तो बिफोर अलाउइंग डेप्रिसिएशन, साथ में डोमेस्टिक का मतलब हो गया कि हमने वो जो फिक्स एसेट लगाया है वो विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी लगाया है हम लोगों ने। ओके आगे बोलता है फिक्स्ड कैपिटल। सर ये फिक्स्ड कैपिटल का मतलब कुछ नहीं है, ये फिक्स्ड कैपिटल मतलब फिक्स्ड एसेट के अंदर इन्वेस्टमेंट है। आपको ये क्वेश्चन में पता ऐसे ही चलेगा, मार्क माय वर्ड्स, कि आपको ये जब आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आप कंफ्यूज होगे, क्योंकि फर्म की इन्वेस्टमेंट को पता है क्या बोला जाता है, मैं वर्ड लिखता हूं यहां पर, फर्म की इन्वेस्टमेंट को बोला जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। लग तरीकी समझ में आ रही है बात आप लोगों को, कि फर्म अगर कंप्लीट इन्वेस्टमेंट उठा ले फर्म की तो उसको बोलते हैं हम ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और अगर फर्म की सिर्फ फिक्स्ड एसेट वाली कैपिटल फॉर्मेशन को उठाएं तो वो है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। सिर्फ एक ही वर्ड का डिफरेंस है, आप लोग प्लीज यहां पे फोकस में लाओ, एक ही वर्ड का डिफरेंस है, यहां फिक्स्ड है और ऊपर फिक्स्ड नहीं है। अच्छा अब बताओ बड़ा कौन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर ना सारी वाली फॉर्मेशन आ गई, मतलब इसके अंदर कौन सी एक्स्ट्रा आ गई होगी आप लोग बताओ? एक ये फॉर्म वाली तो आई गई होगी, साथ में इन्वेंट्री वाली और आ गई। तो यानी कि अगर क्वेश्चन में ये दे रखा है तो इनको निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और अगर लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको साथ में चेंज इन इन्वेंट्री को भी ऐड करना पड़ेगा, एंड देन आपको यहाँ पे आना है, क्योंकि हमें तो फर्म का खर्चा देखना है, हमें तो फर्म का खर्चा देखना है। इतनी बात समझ में आती है आप लोगों को? क्लियर हुआ, एकदम क्लैरिटी आ गई। बस इसी के अंदर टेक्निकलिटी एग्जिस्ट करती है, इसी के रिगार्ड में आपको 3 पॉइंट लिखाऊंगा जो आपको क्वेश्चन करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। पहला लिखते हैं, सर यहाँ पर केसेस आएंगे बेसिकली, केस नंबर 1, केस नंबर 1 क्या हो सकता है, इफ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आपको गिवन है, no need to add आपको चेंज इन स्टॉक को ऐड करने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू ऐड चेंज इन स्टॉक, ठीक है। आपको चेंज इन स्टॉक को ऐड करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। अगर क्या दे रखा है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब बड़े वाले पापा दे रखे हैं, मतलब जिसके अंदर सब कुछ आता है, सब कुछ समाया हुआ है। बट केस नंबर 2 लिखते हैं,
इफ ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन आप लोगों को दे रखा है, क्या दे रखा है जल्दी बोलो, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इज गिवन, फिर क्या करें भाई, तो यहां पर ऐड कर दोगे आप, ऐड कर दोगे चेंज इन स्टॉक, ऐड क्या कर दोगे आप, चेंज इन स्टॉक इन ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन टू फाइंड आउट क्या फाइंड आउट करने के लिए सर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन GDCF। चलो ठीक है, यहाँ पे हमें ऐड करना पड़ेगा चेंज इन स्टॉक इन GDFCF में, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन आप लोग क्वेश्चन में दे रखा होगा। अब गलती से एक केस नंबर 3 बनाते हैं, आ जाओ, बस ये खत्म होने वाला मेथड हमारा, वैसे लास्ट है। केस नंबर 3 के अंदर पता क्या है, केस नंबर 3 क्या बोलता है हमें, अगर इफ क्या दे रखा है, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन आप लोगों को दे रखा है, प्लीज समझेंगे सब लोग, यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर आपको कहता है नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, पहली बात क्या इसने आपको यहां पे खड़ा कर रखा है या यहां पे खड़ा कर रखा है, नीचे हो आप, यहां पे ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन पे हो आप, मतलब बट ग्रॉस वैल्यू नहीं है, कौन सी वैल्यू है, नेट वैल्यू। तो सबसे पहले आपको इसको GDFCF बनाना पड़ेगा, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा, यानी कि ऐड करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। हाँ, NDFCF दे रखा है आपको, GDFCF पे जाना है, नेट से ग्रॉस पर जाना है ना, तो यू मस्ट हैव टू ऐड डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा। और फिर डेप्रिसिएशन ऐड करने के बाद साथ में एक चीज और ऐड करनी पड़ेगी आपको, बताओ क्या ऐड करोगे सर, क्योंकि ये आप नीचे खड़े हो या ऊपर ही हो, सर नीचे खड़े हो, आप नीचे खड़े हो, तो आपको पहले ऊपर जाने के लिए एक तो डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ा और साथ में आपको चेंज इन स्टॉक भी ऐड करना पड़ेगा, ये लो जी। इन दोनों को प्लस करके आप पहुंच कहां पे जाओगे, GDFC पे पहुंच जाओगे डायरेक्ट, आप डायरेक्ट पता है कहां पहुंच जाओगे, आप GDFC पे पहुंच जाओगे। और एक बार GDFC पे पहुंच गया तो आपको फर्म का खर्चा मिल गया, डन है क्या, डन है। एक केस नंबर 4 बनाओ, छोटा सा ही, ज़्यादा कुछ नहीं है, इसी के अंदर ही मर्ज कर देता हूँ। कौन सा, फॉर्म वाला ही तो चल रहा है अभी सारा। अच्छा वो ऊपर, अभी जाऊँ अभी गया नहीं, अभी जाऊँगा बस केस नंबर 4 के बाद, ठीक है। आ जाओ केस नंबर 4 देखते हैं, केस नंबर 4। सर केस नंबर 4 बड़ा आसान है, उसके अंदर कुछ नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन में गलती से उसने क्या दे दिया सर, NDFC दे दिया, समझना नहीं मैंने कुछ गलत लिख दिया, NDCF दे दिया, समझ रहे हो क्या है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे दिया। क्या ये फिक्स्ड वाला है या सिर्फ कंप्लीट वाला है, पहले आप ये आइडेंटिफाई करो, छोटे वाला है या बड़े वाला है, नहीं वर्ड छोटा बच्चा देख के मुझको ना वो वाला, वो जो गाना था ना, तो ये वो वाला ही है, इसको छोटा समझ के समझ गया जो भी है, हाँ वो जो एक
लाइन भी थी वो पुष्पा मूवी की, ठीक है। चलो खैर जो भी बट एवर द केस, भूल जाता हूँ मैं लाइन वाइन। NDCF है ये सर, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, यानी कि ये है तो ये वाली चीज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ही है ये, लेकिन ये ग्रॉस वैल्यू है, ये नेट वैल्यू है, नेट वैल्यू। तो बस इसमें तो बस एक ही काम करना पड़ेगा, एक ही काम करना पड़ेगा, क्या करें? बहुत बढ़िया, इसके अंदर आप क्या करोगे, बस एक चीज करोगे, ऐड कर दोगे डेप्रिसिएशन। क्या ऐड कर दोगे? यू वुड ऐड, और आप कहां पहुंच जाओगे? हाँ 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 हाँ, ऊपर गलत लिख दिया मैंने, ये लो सही है क्या? NDCF पे जाना हो, NDCF पे नहीं जाना आपको डायरेक्ट GDCF पे जाना है, ठीक है। तो वो आप कुछ नहीं, फिर चेंज इन स्टॉक ऐड कर दो, आप अपने आप NDCF पे पहुंच जाओगे। उसके बाद लेकिन आपको फिर भी डेप्रिसिएशन तो ऐड करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये हमारे पास 4 केसेस आ गए। अब आओ सर समझते हैं, एक बार कंक्लूड करूंगा फटाफट से। 4 केसेस आए हमारे, हमने क्या पढ़ा? हम पढ़ क्या रहते हैं, आ जाओ स्टार्टिंग से चलते हैं। सब लोगों ने लिख लिया? अगर लिख रहे हो तो लिख लो। रिया हो गया? चलो सुनना मेरी बात। सर मैंने कहा हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सपेंडिचर मतलब। एक्सपेंडिचर मतलब हमारे देश में होते हैं 4 सेक्टर, आप लोग ऐसे याद रखोगे 4 सेक्टर होते हैं, और चारों सेक्टर के खर्चे पकड़ने हमने। 4 सेक्टर कौन से? हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर। हाउस होल्ड का खर्चा हम क्या बोलते हैं? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको बोलेंगे PFCE, ठीक है। फिर दूसरा हमने सीखा गवर्नमेंट का खर्चा, जिसको बोलेंगे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और साथ में फॉरेन सेक्टर का खर्चा हमने बोला नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट के अंदर एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके चलेंगे, ठीक है। और सर यहाँ पर अगर हम बात करें फर्म के खर्चे की, जो कि होती है इन्वेस्टमेंट, तो अगर हम उसके दोनों इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड करके चलना है तो वो कौन सा वैल्यू होगी? GDCF, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। सही है क्या? किसको इंक्लूड करेंगे सर यहाँ पर? हम ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को इंक्लूड करेंगे, और इसको कैलकुलेशन का तरीका मैंने आपको नीचे सिखा दिया। ये लो, सही है क्या? जो हमने नीचे सीखा यहाँ पर, इसको मैंने सेपरेटली यहाँ पर आपको सिखा दिया एक पेज के अंदर। कोई डाउट हो गया सर? टॉपिक खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा इस पे। लो कर लो, आराम से लिख लो। फिर उसके बाद इसके 2-4 क्वेश्चन करते हैं, और चैप्टर समाप्ति की घोषणा तो नहीं है, बट हाँ ऑलमोस्ट 90% ऑफ द चैप्टर इज फिनिश। बस 1 या 2 कॉन्सेप्ट छोटे छोटे बाकी है। एक वो हमारा जो क्या कहते हैं ग्रीन GDP करके है, ठीक है, और क्या कहते हैं नॉमिनल GDP, रियल GDP, इस तरीके से हम लोगों को बस छोटी छोटी कैलकुलेशन सीखनी है, उसको भी निपटा देते हैं, काम करते हैं। तो वो तो थ्रू वाला 3rd चैप्टर में जो हम लोगों ने करा था कि अगर NDPFC दे रखा है और GDPFP जाना है तो वो जिस पे जाना है उसको आगे रखो, और जिससे होते हुए जाना है उसको इक्वल टू के बाद रखो, और फिर राइट टू लेफ्ट आप चेक करो एक एक आइटम को। G से N है तो वो जो हमने रूल लगाए थे, ग्रॉस से नेट पर जाएंगे तो माइनस डेप्रिसिएशन होगा, डोमेस्टिक से नेशनल पर जाएंगे तो क्या होगा। हाँ इसमें भी ऐसे ही होता है, सेम है सब, ठीक है। कोई नहीं, अभी इसमें प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी एक काम करते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, और वो जो छोटे छोटे टॉपिक है वो एक अगली क्लास में उसको खत्म कर लेंगे। दिखाओ। अच्छा NDCF से अगर NDFCF पर जा रहे हो, नहीं यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, ये वाला गलत है, क्योंकि देख जब भी डेप्रिसिएशन ऐड होगा तो ग्रॉस बन जाएगी वैल्यू, ये N चेंज हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन नहीं हुआ। अच्छा ओके, है ना? NDFCF अगर हम प्लस करेंगे इसके अंदर डेप्रिसिएशन, हाँ ठीक है, फिर प्लस करेंगे चेंज इन स्टॉक, तो हम कहाँ पे आ जाएंगे? GDCF पे। परफेक्ट, दिखा देता हूँ, देख लो उसमें मैच कर लो।
बाद ही होंगे ये समस्या यूटी की, मतलब कई लोग छुट्टियों के बाद होगी, पर छुट्टियाँ ही नहीं होती तुम्हारी तो 15 से 20 दिन की छुट्टी होती है शायद मेरे ख्याल से, तुम्हारी तो पड़ेगी 1-1.5 महीने की आराम से मौज वाली, 1 महीने मई में शायद, शायद मे बी ओके। अच्छा चलो बढ़िया है, तो फ़ायदा हो जाएगा। वैसे तो देखो फ़ायदे की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब जैसे ही मेरे एग्ज़ाम खत्म होते हैं तो हम लोग फिर कुछ प्लान करेंगे भी, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्लासेस कर सकते हैं और साथ में बैठ के, और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को प्रैक्टिस तुम्हारे साथ ज़्यादा चाहिए। हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, अब हमें सारी प्रैक्टिस के ऊपर काम करना है, ठीक है। तो हो सकता है कि मैं तुम लोगों को सुबह भी बुला लूँ, ठीक है। आज छुट्टी में जिस दिन अगर तुम्हारे स्कूल की छुट्टियाँ हैं तो हम लोग 2 टाइम क्लास रख लें, जैसे सुबह और शाम दोनों टाइम रख लें, है ना। सुबह प्रैक्टिस हो गई, शाम को कॉन्सेप्ट हो गया। 2-3 दिन की होगी, 4 दिन की होगी, ज़्यादा तो चले जाना, मैं भी चला जाऊँगा, ठीक है। ऐसी चीज़ों के लिए मैं पीछे नहीं रहता, ठीक है। मारा ना ट्रिप कोई दिक्कत नहीं है, एक प्लान करके जाना बस, जो भी जाओ तो बेटर रहता है, क्योंकि उस टाइम पीरियड में फिर मैं भी कुछ प्लान कर लूँ कि हाँ भाई चलो अब सब बच्चे गए हैं, चलो मैं भी चलता हूँ, फिर मैं भी चलूँ और फिर मैं भी आराम से जाऊँ 2-4 दिन के लिए, मेरे को भी टेंशन ना होगी आना है। मैं एक्चुअली ट्रिप मारने में ऐसा कुछ नहीं जाता, मैं तो जाता हूँ और बस जस्ट रिलैक्स, कुछ नहीं, मैं एक अच्छा सा होटल बुक कराता हूँ और उसमें आराम से पड़ा रहता हूँ, ठीक है। मुझे घूमने का कोई शौक नहीं है इधर उधर जाके कि हाँ भाई, हाँ हाँ मैं लिटरली सोने जाता हूँ। और मैं अभी जब 12वीं वालों के पेपर हुए थे तो मैंने उनके साथ बहुत मेहनत करी थी, कम से कम 12-1 बजे तक मैं उनकी लास्ट क्लास लेके, और उस दिन मैंने उनको मतलब उन सुबह बिठाया था, सुबह से लेके 8 बजे तक शाम के मैं उनको बैठा रहा उनके साथ। उसके बाद मैंने कहा चलो भाई मिलते हैं आराम से, बेस्ट ऑफ लक। और मैं पेपर उनका कल था और मैं उसी रात को अपना चला गया अपना बाहर रिलैक्स करने, कहीं मैं गया था कानाताल गया था क्योंकि नींद बहुत कम आती है ना, ऐसा है, कभी कभी सोता हूँ। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, देख लेंगे उसको, प्लान कर लेंगे। मेन तो यही है कि देखो हमारा जो टारगेट है वो मिट होना चाहिए। मेरा टारगेट ये है कि अगस्त एंडिंग इज अवर लास्ट, अगस्त एंडिंग इज अवर लास्ट। मैं नहीं चाहता उससे एक भी दिन हमारा सिलेबस लेट हो। मेरा टारगेट है कि अगस्त एंडिंग में, क्योंकि एक बार सिलेबस होना नहीं होता। पहली बात, एक बार तो बस हम उसको देखते हैं, अच्छा ऐसा कुछ होता भी है, ठीक है कि अच्छा ये है, यू गॉट एन आइडिया, और उसके बाद फिर हमारी स्टार्टिंग होती है असली सिलेबस की, क्योंकि फिर हम लोग PYQs करने हैं, मेहनत करनी है, तो वो उसके लिए हमें कम से कम 6 महीने और रिक्वायर्ड होते हैं। तो अगस्त से लेके 6 महीने और लगेंगे, तब जाके वी विल गो, मतलब बढ़िया, वो कहते हैं ना बढ़िया वाला मॉडल। लिखवा रहे थे, समझाया क्यों? चलो कोई बात नहीं, हम लोग जब पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आएगा, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि उसके भी मतलब उसके लिए मैंने आपके जो आपका 3rd, 4th और 5th चैप्टर है वो कंबाइंड चलता है। मेरा अलग नहीं पढ़ाता, मैं एक साथ ही पढ़ाता हूँ उसको, ठीक है, क्योंकि उसके जो टॉपिक्स हैं वो कोलाइड करते हैं, तो वो सारे टॉपिक हम एक बार पढ़ते हैं, लेकिन वो बहुत टाइम लगा के पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपका 3rd, 4th, 5th चैप्टर जो है वो गर्मियों की छुट्टियों में ही करूँगा स्टार्ट, जैसे ही आपकी मतलब, वैसे तो नहीं, अभी 2nd चैप्टर तो खत्म हो जाएगा, तो ऐसा कर लेंगे कि देख लेंगे कोई और निपटा लेंगे, बट गर्मियों की छुट्टियों में मैं नहीं चाहता कोई और हमारे बीच में कोई वो इंटरफेरेंस करे कि हाँ भाई कोई स्कूल में ये चल रहा है, ये टेस्ट आ गया, वो आ गया, वो सब चीज़ें नहीं चाहिए। हाँ वो कोई दिक्कत नहीं, वो ऑनलाइन क्लास लेना उसमें क्या, ठीक है, डोंट मिस द क्लास ना, सीधी सी बात है, ऑनलाइन क्लास ले लो। मैं उसका अच्छा प्रॉपर अरेंजमेंट करवा दूंगा, टेंशन मत लो, बस मैं अभी फ्री नहीं हूँ, इसलिए मैं ये काम करवा नहीं पा रहा, ठीक है। तो अभी मैं सारा अरेंजमेंट करवाऊंगा, 12 मई से फ्री होने तो तुम्हें चेंजेस अपने आप दिख जाएंगे, ठीक है। हाँ 9 मई से क्या? 9 नहीं बेटा, मैं जाऊँगा 4 से 12 में रहूँगा, बट जिसका भी पेपर वेपर आ रहा है वो प्लीज़ मुझे बता दो पहले, ठीक है। 5 तारीख से 18 वाले टेंशन मतलब 12 के बाद आऊँगा तो डेली क्लास ले लूँगा, उसकी दिक्कत नहीं है, ठीक है। डेली मिला के जितनी देर कहोगे। हाँ वो मिल जाएगा, बट अभी हमारा जो क्लास पीरियड है वो बढ़ेगा, ठीक
ठीक है, वो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, उसके लिए प्रिपेयर रहना। हम जो नॉर्मल क्लास टाइमिंग है उसको एक्सटेंड कर देंगे, क्योंकि मैं वेला हूँगा भाई, मैं क्या करूँगा, तो मैं तुम्हारे साथ ही तो बैठूंगा ना, और क्या करूँगा, मेरे पास लिटरली एक इसके अगला दूसरा काम नहीं है मेरे पास। वो सब कर लेंगे हम लोग, ठीक है, वो हम प्रैक्टिस सेशन एक बनाएंगे सबसे पहले, तो मेरा वर्क है उसके ऊपर, और फिर साथ में मुझे तुम्हारी वो जो बुक बनानी है उसके ऊपर काम करना, तो मैं वो, हाँ मैं अकाउंट्स की जो तुम्हारी ये 3 बुक है उनको कंबाइन करके एक बुक बना रहा हूँ। डीके गोयल की जो 3 पार्ट जो है ना, 3 पार्ट का मैं एक पार्ट बना दूंगा सिर्फ, जिसके अंदर तुम्हारे कंप्लीट सारे नोट्स उसी के अंदर ही होंगे, ठीक है, नोट्स उसके अंदर, और एक बनाऊंगा क्वेश्चन बैंक, जिसके अंदर जो इतने सारे क्वेश्चन है ना, कम से कम 70-80 क्वेश्चन, उसके सिर्फ मैं तुम्हारे से 15 से 20 क्वेश्चन के अंदर उसको सब चैप्टर, वो उसके लिए हम लोग वो अलग रखेंगे, वो यहाँ पे तुमसे वो पेपर में खुद करवाऊंगा मैं, बट वो जो है अकाउंट्स के लिए जो हमारे कॉन्सेप्ट्स वाले जो है ना, तो कॉन्सेप्ट रजिस्टर अलग हो जाएगा, उन कॉन्सेप्ट नोट्स रहेंगे, और जो वो रहेंगे क्या कहते हैं क्वेश्चन बैंक, वो अलग कर दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन बैंक में सिर्फ एक क्वेश्चन बैंक होगा जिसके अंदर पूरे क्या कहते हैं हमारे तीनों बुक के क्वेश्चन उसी के अंदर, कुछ अलग नहीं, उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, बच्चा डर जाता है इतनी मोटी मोटी बुक देखे, अरे क्या है, ठीक है, उसको समराइज करेंगे हम बैठ कर, ठीक है, बट हाँ मुझे कम से कम 2 से 3 महीने लगेंगे उसको करने में, तो जब हम अपने सिलेबस कंप्लीशन पे होंगे तो हमें वो चीज़ अवेलेबल होगी, क्योंकि प्रिंट करवाने में सारे जगह टाइम लगेगा, ठीक है, तो बट लगना तो है ही उस चीज़ के ऊपर। चलो ये मेथड खत्म हो गया, अब इसके 2-3 क्वेश्चन करके देखते हैं और उसके बाद छुट्टी करेंगे, लाओ दिखाओ बुक देना। अच्छा वैसे तो टाइम हो गया, बट कोई नहीं, 1-2 क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, ले आओ एक बारी देखो, ठीक है वहाँ पे है, मुझे लगा तुम लेके गए, वहाँ मिली तो नहीं थी, हम लोग अभी देख रहे थे, संदीप गढ़ तो नहीं होगी वहाँ पे, कोई नहीं लाया क्या आज बुक, कोई बात नहीं, तुमने मुझे हल्के में लगा रखा है, मिल जाएगा यहाँ पे, हाँ ऑलमोस्ट सेम है, बस मैं ये नहीं चाहता पुराने क्वेश्चन से क्यों पढ़ा, न्यूमेरिकल दोनों न्यूमेरिकल नहीं हुए, वैल्यूएटेड वाले भी नहीं हुए, वो भी नहीं हुए, कर लेते हैं कोई नहीं, दोबारा प्रैक्टिस करते हैं आराम से। अभी ये कंप्लीट हो गया, ये समझ में आ गया क्या था, थोड़ी सी प्रैक्टिस, अभी वाला एक्सपेंडिचर मेथड याद हुआ थोड़ा, चलो कोई नहीं अभी सॉल्व करते हैं, देखते हैं चल जाएगा पता, सिंपल है, इसमें एक मेथड अपना क्या अपना के चलना है, पहले आपके माइंड में जो फॉर्मूला है सेट होना चाहिए, नहीं है आ जाओ बैठो, कोई नहीं मेरे पास है, हो गई पढ़ाई शुरू, अब मजे मजे चल रहा है, चलो देखना सर, सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल के लिए करना क्या है, आपको इस क्वेश्चन को देखना तक नहीं है, तो फिर देखना नहीं है तो क्या करना है भाई, ठीक है, आपको क्वेश्चन देखना ही नहीं है, आपको क्वेश्चन से क्वेश्चन करना है, ये मेरी अप्रोच है, आपको मेथड इतने से अच्छे से आना चाहिए कि आप क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछो कि तेरे पास ये है कि नहीं है तो ला दे, नहीं है तो चल मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, मैं तो अपनी सुनूंगा, मैं दूसरे की नहीं सुनूंगा, आगे बात समझ में, चलो तो यहाँ पर एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन मैं उठा के लाता हूँ पहले, सॉल्व करना सिखा रहा हूँ, ठीक है, कोई भी मेथड हो आपको पहले वो मेथड याद होना चाहिए, क्या होना चाहिए सर, वो मेथड आपको याद होना चाहिए, आपके माइंड में वो सेट होना चाहिए, और मैंने सेट करने के सारों के तरीके दिए, वैल्यू एडेड का दिया, GDPMP इज इक्वल्स टू VOO माइनस IC, ठीक है, उसके बाद VOO कैसे लिखता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक दिया, IC के लिए क्या दिया, परचेजेस होता है वो दिया, उसके बाद मैंने इनकम मेथड के अंदर आपको 4 मेथड, वो LLC दिया, लैंड पर क्या मिलता है, लैंड रेंट एंड रॉयल्टी मिलता है, लेबर को COE मिलता है, और कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता है, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है, और जो किसी को कुछ नहीं मिलता तो उसको मिलता है मिक्स्ड इनकम मिलती है, ये लो जी, ये 5 चीज़ें पहले आप लिख दोगे वहाँ जाकर, और उस लिख देने के बाद क्वेश्चन से पूछोगे तेरे पास ये है कि नहीं है, और अगर उसके पास नहीं है तो कुछ चीज़ें तो जीरो ले ली जाती हैं, और कुछ चीज़ें कैलकुलेशन करने के तरीके बताए, जैसे COE को कैलकुलेट करने का तरीका क्या बताया,
एम्प्लॉय वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। अब सोशल सिक्योरिटी स्कीम हो सकता है कभी डायरेक्ट वर्ड में लिखा मिले या कभी कभी एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू पीएफ फंड लिखा हुआ मिल सकता है, मैंने आपको पढ़ाया था, होता है ऐसा, ठीक है। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू द रिटायरमेंट बेनिफिट्स लिखा हुआ मिल सकता है, वो भी उसके अंदर ही आता है, ठीक है। तो सर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू द हेल्थ इंश्योरेंस मिल सकता है, लाइफ इंश्योरेंस मिल सकता है, वो सारी चीजें इसके अंदर आएगी, इसी के अंदर ही आती है। डन। चलो अब ऐसे ही एक्सपेंडिचर मेथड से निकल के क्या आता है आप लोग मुझे बताओगे। एक्सपेंडिचर मेथड से निकल के आता है जीडीपी एमपी, जीडीपी एमपी निकल के आता है, निकल के क्या आता है फाइनल आउटपुट एक्सपेंडिचर मेथड से, भूल गए, याद है ना, देख लिया ना तुम लोगों ने नोट्स बनाए हुए, मेरे को बहुत ऊपर जाना पड़ेगा। चलो अब देखना, तो मुझे क्या निकालना है सर, जीडीपी एमपी निकालना है। चलो सबसे पहले मैं जीडीपी एमपी, सर आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि क्वेश्चन में क्या लगेगा, वो एक बार आपको देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या क्या लगता है। तो एक बार क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है आप देखो एक बारी। सर मुझे नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, ये तो अभी पढ़ा था हमने, कौन से मेथड में पढ़ा था आप लोग बताओगे मुझे, ये वाला, ये नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन किसमें पढ़ा है हमने, अभी पढ़ा है, कौन सा मेथड था, एक्सपेंडिचर मेथड था। सर क्लोजिंग स्टॉक चलो देखेंगे, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये तो एक्सपेंडिचर है। अब इतनी जब आइटम ऑलमोस्ट किस मेथड से रिलेट कर रहे हो अगर वो क्लियर हो जाए तो आप मान लेना वही वाला मेथड लगेगा, दिल कह देगा वही वाला मेथड लगेगा, और फिर जब वो वाला मेथड लगेगा तो उसको याद करेंगे, उसको याद करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे। जीडीपी एमपी निकाल के देता है वो मेथड, और उसके 4 मेथड याद करने का तरीका क्या था आप लोग मुझे बताओगे। पहला खर्चा लिखेंगे हाउस होल्ड का, हाउस होल्ड का खर्चा क्या होता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, डन। दूसरा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ऐसे लिखा। तीसरा नेट एक्सपोर्ट, जिस अब उसके बाद प्लस करेंगे फर्म का खर्चा क्या था, जीडीसीएफ, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये 4 चीजें चाहिए और हमारा आंसर निकल आएगा। बट अब इन 4 चीजों को निकालने के लिए पहले अब आपने देख लिया मैंने क्वेश्चन पढ़ा तक नहीं है, मैंने सिर्फ क्वेश्चन में आइटम आइडेंटिफाई करा, इसके अलावा कुछ नहीं करा है। मेरे को ढूंढना है सबसे पहले पीएफ, मैं अपने क्वेश्चन के वाइज चलूंगा। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिख रहा है कहीं पर, मेरे को तो दिख रहा है 1500, लो जी जो मिल गया वो डायरेक्ट लिख दो। सर गवर्नमेंट दिख रहा है क्या, हाँ सर ये दिख रहा 200 का। सर नेट एक्सपोर्ट दिख रहा है क्या, सर ये रहा, अरे क्यों नेट एक्सपोर्ट ये रहा, हाँ 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 भाई -10, ऐसे पुट कर दिया, फिर प्लस का साइन लगाया। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिख रहा है क्या आप लोगों को, सर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिख रहा है, यानी कि इसके लिए अब हमें मेहनत करनी पड़ेगी। अब इसके बाद ये आपका केस नंबर 1 में 2 में 3 में 4 में किस में फॉल कर रहा है, मेरे को तो पता है किस में लग रहा है, मुझे केस नंबर 3 लग रहा है। पूछो क्यों, सर नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन लिखा हुआ मिल रहा है, और मैंने बोला जब नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन हो तो इसमें 2 चीजें ऐड होंगी, एक तो डेप्रिसिएशन और एक चेंज इन स्टॉक। तो अब एक काम करते हैं, पहले इसको लिख देते हैं 350, साथ में 2 चीजों को इसके साथ ऐड करते हैं ब्रैकेट लगा के। एक तो डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ढूंढो जरा, दिख रहा है क्या सर, डेप्रिसिएशन का एक अदर नेम मैंने आपको पढ़ाया था कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, और जो ये रहा। साथ में दूसरी चीज ऐड क्या करनी थी, चेंज इन स्टॉक, दिख रहा है क्या कहीं पे, सर वो नहीं दिख रहा, लेकिन क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कर सकता हूं मैं, तो क्लोजिंग की वैल्यू है 100 और ओपनिंग की वैल्यू है 60, तो ये आ गया 40, ये ऐड कर दिया, और सर मेरा आंसर आपके सामने अवेलेबल है। अब सुनना मेरी बात, लेकिन यहीं तक नहीं रुक जाएंगे। अब क्वेश्चन ने मांगा क्या है, ये देखो सर, उसने जीएनपीएफसी मांगा है, हमने क्या निकाल के दिया उसको, जीडीपी एमपी निकाल के दिया। कोई बात नहीं, हम अभी और मेहनत करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं जीडीपी एमपी की। सर 350 ये हो गया आपका 9 4 9 5 14, तो 440 तो ये हो गया, ये इसको 1700 लिख सकते हैं, 1700 माइनस आप इसका 10 कर दो तो 430 हो जाएगा, क्या कह रहे हो 2130 है, 2130 आपका आ गया जीडीपी एमपी। सर जीडीपी एमपी पे रुक जाएंगे या आगे बढ़ेंगे, सर अभी आगे जाना है, हमें जाना है जहां जाना है उसको लिखेंगे जीएनपी एट एफसी। अब ये वो वाला पार्ट है चैप्टर नंबर 3, समझना कहां जाना है, जीएनपी एफसी पे, किससे होते हुए, जीडीपी एमपी पे, तो जिससे होते हुए जाना उसको बाद में रखो। अब एक एक आइटम को मैच कर लो,
सर आप बताओगे कैसे करते थे हम? राइट टू लेफ्ट जाते थे, तो ग्रॉस से ग्रॉस सेम है, डी से एन नेशनल, तो प्लस करना पड़ेगा NFIA। पहले फॉर्मूला बनाओ, अभी क्वेश्चन देखा गया, आप बताओ मैंने क्वेश्चन देखा गया? नहीं देखा सर। बस आप पता है हमें एक बचपन से आदत पड़ी हुई है, मैथ्स ने हमें आदत सिखाई है, क्वेश्चन पढ़ो, हर एक आइटम यूज होगा, जब तक नहीं होगा तब तक अपना आंसर नहीं आया है। ऐसा है क्या आप लोगों के वेब में? सर लेकिन अकाउंट्स करने का तरीका भी ऐसा नहीं है, और ना ही आपका इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन करने का तरीका है, यहाँ अलग चलती है सर दुनिया। आप मैथ्स के तरीके को यहाँ पे लगाओगे ना तो आप हमेशा मार्क्स कटवा के आओगे, लेकिन यहाँ उल्टा है, जब तक आपने ये नहीं समझा ना, मैं हर किसी को समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मुश्किल से हार्डली कोई एक या दो ही बच्चे होते हैं जो बात समझ पाते हैं। क्या कि सर उल्टा चलना है, यहाँ पे क्वेश्चन से क्वेश्चन करना है। अगर आपको क्वेश्चन से क्वेश्चन करना आ गया तो आप बादशाह हो यहाँ पे, लेकिन आपको वो नहीं करना आया तो आपको, मेरी अकाउंट्स बहुत वीक थी, मेरी इको बहुत वीक थी, इको तो वैसे कभी जिंदगी में वीक नहीं थी, ठीक है। खैर तो इकोनॉमिक्स में लेकिन मैंने डे 1 से ये चीज़ सीख ली थी कि उसके क्वेश्चन को ध्यान नहीं देना, हमें पता होना चाहिए इसमें कौन सा मेथड लगेगा, उसका मेरे को मेथड याद होना चाहिए, और मेरे को अगर याद है तो मैं बादशाह हूँ यहाँ पर, ठीक है। आई स्कोर्ड 95 इन इकोनॉमिक्स विदाउट स्टडिंग एनीवेयर, विदाउट टेकिंग अ सिंगल ट्यूशन, खुद से पढ़ा था, कहीं से कुछ नहीं पढ़ा, खुद पढ़ता था, बुक से पढ़ता था, 11 12 दोनों में मेरी इकोनॉमिक्स बहुत शार्प थी, ठीक है। बस हाँ एक प्री बोर्ड में मेरे नंबर बहुत खराब आए थे क्योंकि मैं स्कूल पे ध्यान नहीं देता था, तो वो एक मैडम थी मेरी, मेरे से बहुत चिढ़ती थी, तो पूनम मैम करके था उनका नाम, ठीक है। तो मैं ऐसा था कि मैं ध्यान नहीं देता, तो बहुत जैसे ये तुम लोग हो ना वैसे ही मैं रहता था, जाओ ना ठीक है तो है, नहीं है तो बाहर में जाओ। तो अब क्या हुआ कि उन्होंने प्री बोर्ड लिया और मेरे आए थे शायद 40 मार्क्स कुछ आए थे, कहते बेटा पढ़ ले वरना फेल होएगा। मैंने कहा ओके, मैंने लिटरली बोला था हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही बोला था। हम दोस्तों में बैठे रहते थे, हम लोग हाँ हो जाएगा, जाओ आप आगे बढ़ा लो, ठीक है। हम क्लास में पढ़ते नहीं थे, पीछे बैठ के बैट बॉल खेलते, ठीक है। तो हाँ वो बोला उससे, हाँ पेज और उससे, ठीक है। तो कह रहे सर ये कैसी कैसी बातें बता रहे हो आप, ऐसे थे क्या? चलो तो बट फिर मेरा रिजल्ट आया, हमारे 2 बार पेपर हुआ था, मैं उसी बैच से हूँ जिसमें पेपर लीक हो गया था, तो पेपर लीक हो गया, लेकिन दोबारा हुआ था हमारा पेपर इको का। पहली बार में भी 2 घंटे में पेपर कवर करके आया था, खत्म 2 घंटे में हो गया था, 1 घंटा आराम से सोया था मस्त, ठीक है। तो क्या था, गर्मी हो रही थी, क्या ही फायदा। फिर उसके बाद दूसरा पेपर दिया, उसमें भी ऐसे हुआ, ठीक है, 2 घंटे में पेपर खत्म। तब हमारे माइक्रो और मैक्रो दोनों साथ में आती थी, सबसे बड़ी बात। ऐसा हो जाता है कि दोबारा एग्जाम करवाना पड़ता है, हुआ ओ नीट है ना, अलग है वो चीज़ अलग है, ये अलग है, ठीक है। यहाँ पे हो गया था, और एक्चुअली पेपर लीक हुए थे, हमारे पास भी आए थे पेपर, बट मैंने दूसरे वाला तो नहीं आया होगा, पहले मैंने उनको बताया मेरे 95 इन इकोनॉमिक्स आए, कह रही अरे वो तो पेपर लीक हुआ था ना, फॉर कंपनसेशन। मैंने कहा फिर दोबारा पेपर भी हुआ था, दोबारा पेपर देके तो आया, क्या हो गया? अरे अच्छा, तो मैंने कहा ठीक है, अब वो मेरे से ITR भरवाती है, ठीक है। चलो वो कुछ टैक्सेशन में कुछ दिक्कत आ जाती है तो वो भर खुद भी लेती हैं, बट ये है कि कभी कभी पूछ लेती हैं। मैंने कहा मैंने ना फ्री कंसल्टेंसी की खोल रखी है, फिर मैंने बीच में फ़ोन उठाना बंद कर दिया। फिर बाद में अब फ्री फंड में इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें पूछने लग जाती थी वो कि इसका कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। मैंने कहा पैसे लगते हैं इसके, ठीक है, फ्री में नहीं होता। चलो हाँ अब मैं ले लेता हूँ ये ऐसे ही मैंने एक और मेरे सर के साथ करते, यहाँ पर एक सर पढ़ाते थे मैथ्स वाले, सचिन सर है, तो तुम लोग शायद जानते भी हो, माइंड भी, वो मेरे को भी पढ़ाते थे, तो पता है चल ठीक है। तो वो भी ऐसे, वो भी ITR करवाते हैं, मेरे को बेटा जी करके फ़ोन कर रहे। मैंने कहा ठीक है बेटा जी कर दो, बताओ। तो मेरी सारे सर से बड़ी बढ़िया बनती थी अपने, तो उन्होंने मेरे को फ़ोन करा, कह रहे अरे वो ITR क्या होती है, उनकी गवर्नमेंट जॉब लगती है ना, तो वो कह रहे, मैंने कहा होती है कुछ भरनी पड़ती है, फीस लगती है उसकी। कह रहे कितनी फीस लगती है? मैंने कहा वैसे ऑनलाइन तो कुछ फीस नहीं लगती, मन तो था बोल दूं, बट मैंने कहा ऑनलाइन फीस नहीं लगती, मेरी खुद की कंसल्टेंसी फीस रहेगी। कह रहा तू भी फीस लेगा क्या? मैंने कहा जब मैं पढ़ रहा था आपसे मैंने फीस नहीं ली थी, दी नहीं थी क्या मैंने आपको, ठीक है। तो ऐसे हुआ, कुछ जेन्युइन रहना चाहिए। मैं आज भी अगर मैं गारंटी है, अगर मैं अपने किसी स्टूडेंट से कोई काम करवाता हूँ, आई एश्योर आई विल पे। मेरे कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने मेरे को बोला था कि हम डिजिटल मार्केट का कुछ काम हम कर देंगे, तो मैंने उनको बोला था भाई तू कर दे, तो काम जो पेमेंट है बता। इसमें ये क्या भाई, प्रोफेशनल और पर्सनल रिलेशन मस्ट बी सेपरेट, ठीक है। चलो तो आगे बात करते हैं, क्वेश्चन को खत्म करते हैं। ग्रॉस से ग्रॉस सेम, डोमेस्टिक से एन पर नेशनल हो गया प्लस NFI मारा, P2P कुछ होता ही नहीं है, और MP से FC पर जाएंगे क्या करेंगे, माइनस NIT। अब ढूंढ लो भाई, बस अब देखो अपना रास्ता फंडा सेम है,
बनाया क्वेश्चन हम, आंसर फ्रेम हम करेंगे, इंफॉर्मेशन तुम दे दो। ठीक है, चलो जी बताओ जी कहाँ पे है। 30 माइनस 40। ठीक है, कर दूँ भरोसा करके। चलो वैसे होता नहीं है, मुझे देख लेता हूँ बड़ी चलो ठीक है, कर देता हूँ। कितना है 2130 माइनस 30 माइनस 40, ये लो जी 30 माइनस करा और 40 माइनस करा तो 2060, यही आएगा क्या? आंसर चेक कर लो, सही है। सही है, यही है, देख लिया था क्या पहले? अच्छा यही है, चलो ये लो जी। सर ये कैसे इन्होंने सॉल्यूशन कर रखा है? बेटा ऐसे करके आओगे पेपर में काट देंगे। हाँ ये सारे कुछ ऐसे ही है। हाँ ऐसे करके आओगे पेपर में काट देंगे, नहीं होगा, नहीं मिलेंगे नंबर इसमें। आधे आपको 1 नंबर मिलेगा, 1.5 मिलेगा ना। बेटा रहने दो ना, क्यों करना है ऐसे, झोल माल मत करो। पता है मुझे, पता है, बट वो फटाफट लिख लेना बस ऐसे ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक के नंबर नहीं कटते, स्पेलिंग मिस्टेक के नंबर नहीं कटते, बट ये है कि माइंड की आपको ये चीज लिख के आनी है। जब मैंने फ्रेम करना तब से सीखा था। चलो आसान है ये मेथड, इसके अंदर कुछ है तो नहीं? चलो छुट्टी करें, छुट्टी। अब एक काम करना आप लोग सारे जितने भी इसके बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन है फॉर द प्रैक्टिकल, वैल्यू एडेड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, तीनों मेथड के जितने भी एग्जांपल्स दे रखे हैं ये पीछे कम से कम 40 से 50 एग्जांपल होंगे। आप लोग प्लीज़ इसको बैठ के सॉल्व करना स्टार्ट करो। और मैं हाँ स्कूल की नोटबुक में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ मर्जी दिखा लो, लेकिन खुद करना, कॉपी मत कर लो। आप 10 क्वेश्चन भी खुद कर लोगे ना, मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ आप मेरे से ज़्यादा आपको आ जाएगा। और बताओ, ठीक है चलो, लेकिन इस पर लगो और इस पर मेहनत करके इसको आप खत्म करो। ये चैप्टर आपका ओवर है, बस इसके थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट है और नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ मैं। रिवाइज करा दूँ, करवा दूँ।